हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज बीकॉम पार्ट सेकंड ऑनर्स में मैं प्रबंध लेखांकन के कार्य और उसकी सीमाओं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रबंध लेखांकन का अर्थ और उसकी परंपराओं के बारे में जानकारी दी थी। आज प्रबंध लेखांकन के कार्य और उसकी लिमिटेशंस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं प्रबंध लेखांकन के कार्य के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, प्रबंध लेखांकन का उदय प्रबंध को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए हुआ था। इसमें वित्तीय लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं को प्रबंध की आवश्यकता अनुसार विश्लेषित एवं निर्वचित करके उसके सम्मुख रखा जाता है, ताकि प्रबंध नीति निर्धारण करने, नियोजन करने, निर्णयन करने तथा नियंत्रण का कार्य आसानी से कर सके। इस दृष्टिकोण से प्रबंध के कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला है प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंध क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन में सहयोग करना। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना। प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराने में प्रबंध लेखांकन जो कार्य करता है वो निम्न है। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें समंकों को दर्ज करना। किसी भी व्यावसायिक संस्था में उत्पादन, विक्रय, वित्त, अनुसंधान, श्रम आदि क्रियाओं के लेन देन प्रतिदिन होते रहते हैं। इस प्रकार के लेन देनों से संबंधित आधारभूत समंकों को प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत इस प्रकार दर्ज किया जाता है कि वे प्रबंध के अपने कार्यों के निष्पादन में सहायक हो सके। यदि किसी घटना संबंधी मूलभूत समंक उपलब्ध न हो तो इन्हें अनुमान के आधार पर मानकर दर्ज किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इसका समंकों की सत्यता की जांच करना। प्रबंध लेखांकन का जो दूसरा मुख्य कार्य ये है कि जो समंक दर्ज किए गए हैं उनकी सत्यता की जांच की जाए। यानी कि इन समंकों के आधार पर कोई भी निर्णय लेने से पूर्व प्रबंध इसकी शुद्धता के बारे में आश्वस्त होना चाहता है, क्योंकि अनुमानित और वास्तविक आंकड़ों में कुछ न कुछ अंतर हो ही जाता है। प्रबंध लेखांकन द्वारा इन समंकों की सत्यता की जांच या परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समंकों का विश्लेषण एवं निर्वचन करना। समंकों की सत्यता की जांच के साथ साथ प्रबंध लेखांकन उनका विश्लेषण एवं व्याख्या भी प्रदान करता है। यदि इन समंकों को जिस रूप में ये वित्तीय एवं लागत लेखांकन से प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रबंध के सम्मुख रख दिया जाए तो इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अतः प्रबंध लेखांकन विश्लेषण द्वारा इन समंकों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रबंध के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। और नेक्स्ट जो इस का कार्य है वो है संवहन। इस प्रकार जो हम विश्लेषण करने के बाद जो समंकों का तब तक उपयोग नहीं हो सकता है जब तक वे उन व्यक्तियों के पास जिनसे संबंधित है नहीं पहुंचा दिए जा सकते। यानी कि विश्लेषित समंकों को संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचा दिया जाता है जहां पर कि उसका फाइनल उपयोग किया जाना है।
प्रबंध लेखांकन द्वारा इन समंकों को संबंधित व्यक्तियों के पास उचित समय पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। प्रबंधकों को सूचित करने का कार्य प्रतिवेदनों द्वारा किया जाता है। ये तो हुआ प्रबंध को लेखा सूचनाएं उपलब्ध कराना। सेकंड जो पॉइंट कार्य है वो है प्रबंध क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन में सहयोग प्रदान करना। प्रबंध लेखांकन निम्न प्रकार से प्रबंध के विभिन्न कार्यों में सहायक होता है। जैसे प्रबंध के विभिन्न कार्य हैं अपने नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय और निर्णय। तो सबसे पहले हम लेते हैं नियोजन में सहायता करना। नियोजन से आशय उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर भावी परिस्थितियों का उचित अनुमान करके कार्य की योजना बनाने से है। प्रबंधकों को संपूर्ण संस्था अथवा उसके किसी विभाग के कार्यों की योजना बनानी पड़ती है। इस कार्य में प्रबंध लेखांकन द्वारा विक्रय, उत्पादन, रोकड़ तथा अन्य तथ्यों के पिछले वर्षों के तुलनात्मक अंक और भविष्य के लिए अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। ये समंक सही नीतियाँ निर्धारित करने और योजना बनाने में सहायता पहुंचाते हैं। दूसरा जो इस पॉइंट के अंतर्गत जो कार्य आता है वो संगठन में सहायता करना। संगठन से आशय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संस्था के विभिन्न व्यक्तियों एवं साधनों के बीच दायित्वों का विभाजन व अधिकारों का प्रत्यायोजन करने से है। इसमें प्रबंध का संगठन कार्य नियंत्रित ढंग से संपन्न होता है। प्रबंध लेखांकन में बजट प्रणाली, लागत केंद्रों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण, लागत नियंत्रण आदि पर जोर दिया जाता है, जिसके कारण संगठन संरचना में सुधार करना संभव होता है। थर्ड है नियंत्रण में सहायता करना। नियंत्रण का यहाँ पर आशय हम यह देखने से है कि प्रत्येक कार्य निर्धारित मानकों व निर्देशों के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं। यदि कोई अंतर हो तो उसकी जांच करके तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। प्रबंधकों के इस नियंत्रण कार्य में सहयोग देने के लिए बजट नियंत्रण पद्धति, प्रमाप लागत विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें समन्वय में सहायता करना। समन्वय का आशय समस्त क्रियाओं में एक निष्ठा, एक सूत्रता तथा सहयोग स्थापित करने से है। प्रबंध लेखांकन में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बजट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली द्वारा विभिन्न विभागीय क्रियाओं जैसे विक्रय, उत्पादन, क्रय, सेवी वर्गीय आदि का समन्वित कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय लेखांकन एवं लागत लेखांकन के मध्य समन्वय कार्य भी प्रबंध लेखांकन द्वारा संपन्न किया जाता है। निर्णय में सहायता करना। प्रबंध लेखांकन का उद्देश्य प्रबंध को विभिन्न व्यावसायिक समस्याओं पर सर्वोत्तम निर्णय लेने में सहायता करना है। निर्णय लेने के लिए विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। प्रबंध लेखांकन प्रबंध के समक्ष इन विभिन्न विकल्पों के लिए लागत, मूल्य, आय, लाभ आदि आर्थिक तथ्यों के संबंध में तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करता है, जिनके आधार पर सर्वोत्तम विकल्प के चयन का निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार ये प्रबंध के कार्य हुए। अब हम नेक्स्ट लेते हैं प्रबंध लेखांकन की सीमाएं। यद्यपि प्रबंध लेखांकन प्रबंध के लिए वरदान है, किंतु इसकी भी कुछ सीमाएं भी हैं। अगर इन सीमाओं को ध्यान में रखे बिना प्रबंध लेखांकन का प्रयोग किया जाए तो इसके लाभ प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अतः प्रबंध लेखांकन की सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रबंध लेखांकन की जो प्रमुख सीमाएं हैं वो इस प्रकार से है। पहला है वित्तीय लेखों पर आधारित है। प्रबंध लेखांकन द्वारा जो भी सूचनाएं प्रबंध को विश्लेषित करके दी जाती हैं वे सब वित्तीय एवं लागत लेखांकन द्वारा एकत्रित की जाती हैं।
अन्य शब्दों में हम ये कहें कि उन सभी सूचनाओं का आधार वित्तीय लेखांकन होता है। इन सूचनाओं के आधार पर लिए गए निर्णय कितने शुद्ध होंगे यह इन सूचनाओं की शुद्धता पर निर्भर करता है। दूसरी जो सीमा है वह अधिकांश भूतकालीन सूचनाएं। प्रबंध लेखांकन को जो सूचनाएं वित्तीय लेखांकन से प्राप्त होती हैं वे अधिकांश पूर्वकालिक होती हैं, किंतु जब किसी योजना के संबंध में सूचनाओं के आधार पर कोई पूर्वानुमान किया जाता है तब परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। अतः परिवर्तित परिस्थितियों में इनसे निकाले गए निष्कर्ष पूर्वानुमान, भावी नियोजन और निर्णय का सुदृढ़ आधार नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व अनुमानित मूल्य और वास्तविक मूल्य का अंतर प्रबंध लेखांकन को महत्वहीन बना देता है। नेक्स्ट जो सीमा है वो है प्रशासन का विकल्प नहीं। प्रबंध लेखांकन उचित रूप से विश्लेषित एवं निर्वचित सूचनाएं प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करता है। वैकल्पिक प्रयोगों के फलस्वरूप उत्पन्न परिणामों के प्रभावों से भी प्रबंध को अवगत करा देता है, किंतु स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय प्रबंध द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन प्रबंध का या प्रशासन का विकल्प नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो है अन्य विषयों के ज्ञान का अभाव। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत अनेक विषय जैसे अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, प्रबंध सिद्धांत, आंकिक अर्थशास्त्र और अभियांत्रिकी की विषय वस्तु के सम्मिलित होने के कारण इसका क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत हो गया है। अतः प्रबंध लेखांकन का अधिकतम लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि प्रबंध लेखापाल को इन सभी विषयों का पर्याप्त ज्ञान हो, किंतु आज के इस विशिष्टीकरण के युग में एक व्यक्ति में इतने विषयों के ज्ञान का भंडार होना मुश्किल प्रतीत होता है। नेक्स्ट जो सीमा है वह है विषय परकता का अभाव। प्रबंध लेखांकन द्वारा जो सूचनाएं प्रबंध को प्रस्तुत की जाती है वे व्यक्तिगत निर्णय से प्रभावित होती है। जो व्यक्ति सूचना प्रदान करता है अथवा सूचनाओं का विश्लेषण व निर्वचन करता है उनके चरित्र, विचार, भावनाओं आदि का प्रभाव इन पर पड़े बिना नहीं रह सकता है। ऐसा होने से पक्षपात या हेरफेर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट जो सीमा है वह खर्चीली पद्धति। किसी व्यावसायिक संस्था में प्रबंध लेखांकन के लिए एक विस्तृत संगठन तथा बड़ी संख्या में नियमों एवं व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। इसके कारण सारा कार्य बहुत खर्चीला हो जाता है और प्रबंध लेखांकन की स्थापना से होने वाले लाभों का मूल्य इस पर किए जाने वाले व्यय से कम रह जाता है। अतः यह व्यवस्था बड़े व्यवसायों के लिए ही उपयुक्त है, छोटे व्यवसायों के लिए खर्चीली पद्धति होती है। नेक्स्ट है विस्तृत क्षेत्र। प्रबंध लेखांकन के उद्देश्यों की महत्वाकांक्षाओं, प्रवृत्ति, विषय सामग्री का अति विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इसके अनुपालन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। इसमें एक और तो ऐतिहासिक घटनाओं का मुद्रा के रूप में अभिलेखन व निर्वचन करना पड़ता है तथा दूसरी ओर भावी अवसरों तथा अनुमान्य परिस्थितियों के पूर्वानुमान, व्याख्या तथा मूल्यांकन का कार्य करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन हो जाता है। नेक्स्ट जो सीमा है वो है विकासशील अवस्था। प्रबंध लेखांकन का विकास लगभग गत 4 दशकों की देन है। अतः अभी यह पूर्ण रूप से विकसित विज्ञान नहीं है, बल्कि अपनी विकासशील अवस्था में है। इसलिए इसके विश्लेषणात्मक यंत्रों व तकनीकों में सुधार और विचार में तरलता के कारण इनके क्रियान्वयन में अनिश्चितता बनी हुई है। नेक्स्ट और लास्ट जो सीमा है वो है मनोवैज्ञानिक विरोध। व्यवसाय में प्रबंध लेखांकन पद्धति को अपनाने से संस्था में प्रबंधकों को सुस्थापित व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन आते हैं। उनकी कार्यप्रणाली, वैचारिक स्वतंत्रता
आदि में परिवर्तन होता है और एक नई पद्धति के अनुसार कार्य करने को बाध्य होना पड़ता है। इसलिए प्रारंभ में स्वयं प्रबंधकों में से ही किसी के द्वारा इसका विरोध किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये प्रबंध लेखांकन की सीमाएं हुई। इन सीमाओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा प्रबंध लेखांकन के जो लाभ प्राप्त हो सकते हैं वो लाभ से हमें वंचित होना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में इससे नेक्स्ट के बारे में आपको बताया जाएगा।